नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋषु त्यागी। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का स्वागत है। एपीएन के इस कार्यक्रम में हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप फोन करके विशेषज्ञ से कानूनी राय भी ले सकते हैं। आज हम आपको सिविल केस से जुड़ी कानूनी जानकारी देने वाले हैं। अक्सर ये देखा जाता है कि जब कोई अदालत जाता है और केस फाइल करता है तो उसे वहां के नियम कानून की जानकारी नहीं होती है, इसलिए वो परेशान हो जाता है। आज हम सिविल केस के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे और ये भी बताएंगे कि केस कैसे फाइल होता है। सिविल केस या दीवानी मुकदमा में हम अपने अधिकार जो हैं उसके लिए मुकदमा करते हैं, यानी अगर हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है तो फिर दीवानी मुकदमा किया जाता है। जब भी कभी दो पक्षों के बीच संपत्ति, समझौता या धन की वसूली से संबंधित कोई विवाद होता है, तब मामले को न्यायालय में ले जाने के लिए हमें केस दर्ज कराना पड़ता है ताकि हमें न्याय मिल सके। दीवानी मुकदमा दर्ज कराने के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता में ये प्रावधान किया गया है कि दीवानी अदालतों को सिविल प्रकृति के तहत आने वाले सभी मामलों के अधिकार प्राप्त होंगे। यदि हम इस प्रावधान के अंतर्गत केस दर्ज नहीं कराते हैं तो केस दर्ज होने के बाद जांच के दौरान रजिस्ट्रार द्वारा खारिज किया जा सकता है। तो ये थी कुछ बुनियादी जानकारी। सिविल केस से जुड़े तमाम पहलुओं पर विस्तार से जानकारी देंगे हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता राम नरेश यादव जी। सर, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। नमस्कार। तो राम नरेश यादव जी आपको सिविल केस से जुड़े तमाम नियम कानून की आज जानकारी देने वाले हैं। अगर आपका इस मसले से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल है तो आप फोन करके राय ले सकते हैं। फोन लाइंस खुल चुकी हैं। 2 नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर 0120612793 और 0120612793 दोनों में से किसी भी एक नंबर पर आप डायल करें और सिविल केस से जुड़ी कानूनी जानकारी अगर आप आज हासिल करना चाहते हैं तो इसके लिए इन दोनों में से किसी भी एक नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। सर, सबसे पहले हमारे तमाम दर्शकों को ये समझाइए कि आखिरकार सिविल केस होता क्या है। सिविल केस यानी दीवानी मामला दो या दो से अधिक पक्षों के बीच का एक कानूनी विवाद है जिसमें अक्सर निजी अधिकारों और उपचार से संबंधित मुद्दे शामिल होते हैं। ये मामले आमतौर पर आपराधिक प्रतिबंधों के बजाय मौद्रिक मुआवजे यानी मॉनेटरी कंपनसेशन या सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के माध्यम से समाधान चाहते हैं। उदाहरण के तौर पर वॉयलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यानी अनुबंध विवाद, व्यक्तिगत चोट के दावे और पारिवारिक कानून यानी कि जो फैमिली मैटर्स होते हैं या कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड विवाद हैं, ये मामले इसमें शामिल होते हैं। सर, सिविल केस कौन फाइल कर सकता है, इसको थोड़ा विस्तार से हम आपसे समझना चाहेंगे। किसी भी दीवानी मामले में कोई भी व्यक्ति, संगठन या संस्था जिसके पास मुकदमा करने का कानूनी अधिकार है, कानूनी कार्रवाई शुरू कर सकता है। मुकदमा करने का अधिकार विभिन्न स्थितियों से उत्पन्न होता है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट का वॉयलेशन, जैसे अनुबंध का उल्लंघन, संपत्ति विवाद, व्यक्तिगत चोट या कोई भी कानूनी अधिकार है किसी भी व्यक्ति के, उनका उल्लंघन। वैध कानूनी दावे वाले व्यक्ति या इकाई को वादी यानी कि प्लेंटिफ के रूप में जाना जाता है और वे कथित नुकसान या गलत काम के निवारण या मुआवजे की मांग करते हुए उचित अदालत में एक नागरिक मामला यानी सिविल सूट दायर कर सकते हैं। दीवानी मामला दायर करने के अलग अलग क्षेत्राधिकार है और विवाद के विशिष्ट कानूनी संदर्भ के आधार पर भिन्न भिन्न हो सकते हैं। ये तो यहाँ पर बात हुई कि सिविल केस कौन फाइल कर सकता है, लेकिन सिविल केस किन के विरुद्ध फाइल हो सकता है, ये भी समझने की कोशिश आपसे करना चाहते हैं। जी यशु जी, किसी भी कानूनी गलती या नुकसान के लिए जिम्मेदार माने जाने व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति हो या संगठन हो या संस्था हो जिसके खिलाफ एक सिविल सूट दायर किया जा सकता है। जिस पक्ष के विरुद्ध मामला दायर किया जाता है उसे प्लेंटिफ कहते हैं, यानी कि प्रतिवादी। सिविल मामलों में विभिन्न मामले शामिल होते हैं, जैसे अनुबंध विवाद, व्यक्तिगत चोट के दावे, संपत्ति के विवाद, पारिवारिक विवाद और बहुत कुछ। मामला दायर करने वाला व्यक्ति या संस्था
यानी प्लेंटिफ आमतौर पर कानूनी उपाय चाहता है, वो एक लीगल रेमेडी चाहता है, जैसे कोई कंपनसेटरी मुआवजा वगैरह हो या कोई सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, जैसे किसी ने कोई सेल एग्रीमेंट कराया है और उसके बाद वो अपनी जुबान पर पलट जाता है और उसकी रजिस्ट्रेशन नहीं कराता, तो इस टाइप के मामले सिविल कोर्ट में दायर कर सकते हैं। या क्षतिपूर्ति यानी सूट फॉर डैमेजेस, जैसे आपका कोई नुकसान हो गया किसी भी वजह से, तो उस पे हम किसी भी व्यक्ति या संस्था पर डैमेजेस का भी एक सूट डाल सकते हैं। तो ये अलग अलग परिस्थिति और अलग अलग कानून के तहत सिविल सूट दायर कर सकते हैं। ठीक है सर, ये आपने यहाँ पर समझाया कि सिविल केस किन के विरुद्ध फाइल हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ी चीज तो यही कि दर्शक ये भी समझना चाहेंगे कि सिविल केस कहाँ पर फाइल हो सकता है, क्योंकि बहुत लोगों को इसके बारे में शायद जानकारी नहीं होगी। सिविल कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन अलग अलग हो सकती है, ये निर्भर करता है कि कितनी मॉनेटरी वैल्यू है, यानी कि किसी भी प्रॉपर्टी की या किसी जो हम उसको जो सूट डाल रहे हैं वो कितनी वैल्यू है। तो कई बार वैल्यू के आधार पर ये निर्धारित होती है, तो वैल्यू के हिसाब से हाई कोर्ट भी ज्यूरिसडिक्शन बनती है सिविल सूट के लिए, डिस्ट्रिक्ट जज के पास भी डाल सकते हैं और सिविल जजेस यानी मजिस्ट्रेट की जो अदालतें हैं उनके पास भी सिविल सूट डलता है। कई दफा क्या है कि स्पेशल कोर्ट होती है, जैसे फैमिली कोर्ट है, MACT कोर्ट जो मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्राइब्यूनल है, इस तरह की विशिष्ट अदालतें जो बनी हुई हैं जिनमें सिविल केस दायर किया जाता है। तो ये निर्भर करता है कि मामला किस प्रकार का है और कितनी उसकी वैल्यू है और किस कानून के तहत वो गवर्न हो रहा है, तो इस पर निर्भर करता है कि सिविल केस कहाँ फाइल हो। इसके लिए कानूनी सलाह या परामर्श लेना बड़ा जरूरी है दायर करने से पहले। कानूनी सलाह लेना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी रामनरेश यादव जी कि इसकी फी क्या कुछ होती है, और इसके साथ ही ये भी बताइए हमारे दर्शकों को कि इसकी कैलकुलेशन किस तरीके से की जाती है। इसकी फीस का निर्धारण है वो कोर्ट फी एक्ट 1870 की धारा 7 के तहत इसका निर्धारण किया जाता है। और ये जो शुल्क है अदालती शुल्क, ये दीवानी मामला दायर करने से पहले कानूनी कार्रवाई शुरू करते समय अदालत को देना होता है। ये एक तरह से अदालत को वादी द्वारा एक फंडिंग की जाती है और ये शुल्क अलग अलग होता है। अक्सर दावे के मूल्य के जो प्रतिशत यानी कितना परसेंटेज है, वैल्यू सपोज उसकी 1 करोड़ है तो उसका 1% एज अ कोर्ट फीस लेती है कोर्ट। तो ये अलग अलग निर्धारण है और ये कोर्ट फीस एक्ट के अंदर एक स्लाइडिंग स्केल दे रखा है। उस स्केल के आधार पर इसको निश्चित किया जाता है कि कितनी इसमें कोर्ट फीस ली जाती है। तो इसके बाजार मूल्य के आधार पर मूल्यांकन, जैसे केवल निश्चित गणना नियम या विषय वस्तु को एक कृत्रिम मूल्य बताकर वादी से ये अपेक्षा करके कि जो राहत चाहता है उसे महत्व दे, तो ये एक अलग अलग है जो यथा मूल्य शुल्क देना होता है वादी को। सर इसकी कुछ इसकी 1870 के तहत जी ठीक है सर, ये भी समझना चाहेंगे क्योंकि जो केस होता है इसकी कुछ स्टेज भी होती होंगी, तो वो कितनी स्टेज होती हैं इसको भी थोड़ा हम समझना चाहेंगे। ये अलग अलग स्टेज होती है। सबसे प्रारंभिक जो चरण है वो है कि प्लेंट फाइल करना होता है, यानी याचना। कोर्ट के अंदर एक एप्लीकेशन दी जाती है कि मेरा ये मामला है और इसको निर्धारित किया जाए। तो सबसे पहला तो प्लेंट फाइल करना होता है। उसके बाद रिटन स्टेटमेंट आती है दूसरी, यानी कि जो प्रतिवादी है, डिफेंडेंट है, उसकी तरफ से एक रिटन स्टेटमेंट आती है। वो अपना जवाब देता है कि ये जो प्लेंट फाइल किया है ये सही गलत किया है और इन आधार पर ये गलत किया है। तो अपने डॉक्यूमेंट भी वो पेश करते हैं। उसके बाद इशू फ्रेमिंग होती है, यानी कि इशू फ्रेम किया जाता है माननीय न्यायालय द्वारा। उसमें ये निर्धारित करते हैं किन किन विषयों पर न्यायालय इस केस को निर्धारण करेगी, जो डिसाइड करेगी। उसके बाद एविडेंस आता है, यानी कि जितनी भी स्टेटमेंट होती है, डॉक्यूमेंट्स हैं, उन सब का वहां पे एविडेंस के तौर पर फाइल किया जाता है। और आखिरी में निर्णय दिया जाता है कोर्ट के द्वारा कि जो दोनों पार्टियों ने जो अपना पक्ष रखा है, अपने डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं, अपनी जो गवाहियां सबमिट हुई हैं, उनके आधार पर निर्णय दिया जाता है। तो ये इस तरह से ये स्टेजेस हैं जिसमें ये
कोई भी सिविल सूट है वो फाइल किया जाता है और उसका निर्णय दिया जाता है। मतलब कुल अदालत के मिलाकर ये द्वारा। कह सकते हैं कि करीब 4 स्टेज होती हैं इस सिविल केस की पूरी। करीब, जी बिल्कुल, करीब जी। 4 स्टेज होती हैं। जी। सर, मेरा सवाल आपसे ये भी है कि हमारे दर्शकों को ये भी यहाँ पर बताएं कि गवाही कब और कैसे होती है। गवाही आमतौर पर एक कानूनी कार्रवाई होती है जिसमें किसी भी गवाह का जो वो मौखिक रूप से जो बोलता है उसको कोर्ट रिकॉर्ड करती है। तो सबसे पहले तो होता है कि एग्जामिनेशन इन चीफ, यानी कि उसको हिंदी में बोलते हैं प्रमुख परीक्षा। गवाह को बुलाने वाला पक्ष प्रत्यक्ष परीक्षा आयोजित करता है, यानी कि उसका स्टेटमेंट लिया जाता है कि वो जो अपनी बात कह रहा है एज अ चीफ उसको रिकॉर्ड किया जाता है। फिर उससे सवाल पूछे जाते हैं ऑपोजिट पार्टी द्वारा, उसको बोलते हैं क्रॉस एग्जामिनेशन। फिर जब लगता है पक्ष को, ऑपोजिट पार्टी को, कि कुछ सवाल या कोई डॉक्यूमेंट ऐसा आया है जिससे हम उसका दोबारा से गवाही के लिए कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगा सकते हैं, तो उसको बोलते हैं री एग्जामिनेशन। यानी कि कोई बात छूट गई है या कोई डॉक्यूमेंट से रिगार्डिंग सवाल पूछना रह गया है तो उसको री एग्जामिन किया जाता है। तो ये 3 चरण होते हैं जिसमें गवाही, किसी भी व्यक्ति की गवाही ली जाती है कोर्ट के द्वारा। जी। सर, ये भी बताएं केस कब तक फाइल किया जा सकता है। केस फाइल करने की लिमिटेशन एक्ट के तहत अलग अलग है, जो कुछ महीने से लेके कुछ साल तक अलग अलग सूट का, अलग अलग टाइप के केस की अलग अलग लिमिटेशन होती है। कुछ की 12 महीने होती है, कोई 1 साल, 2 साल, 3 साल, ऐसे 30 साल तक है ये जो कोई भी सूट फाइल किया जाता है कोर्ट के अंदर। क्योंकि लिमिटेशन एक्ट में ये कहा 1963 में ये दिया गया है प्रोविजन, उसके शेड्यूल के अंदर ये बताया गया है कि किस टाइप का विवाद कितने समय सीमा के अंदर फाइल करना चाहिए। जी सर, ये भी समझना चाहेंगे आपसे कि जजमेंट के बाद उसका पालन कैसे होता है। जजमेंट पास करने के बाद ऑर्डर 21 है जिसमें किसी भी डिक्री का एग्जीक्यूशन के लिए एप्लीकेशन दी जाती है कोर्ट में कि इसको एग्जीक्यूट किया जाए। तो ये ऑर्डर 21 सीपीसी में इसका प्रोविजन दिया हुआ है और उसके तहत ये निष्पादन कार्रवाई यानी कि एग्जीक्यूशन जो प्रोसीडिंग है उसको पूरा किया जाता है। जी, इसमें जो मेन धारा है वो धारा 36, सेक्शन 38 और 51 है जो किसी भी मॉनेटरी कंपनसेशन के रिगार्डिंग है या कोई व्यक्ति जो उसमें रोड अटका रहा है यानी कि उस एग्जीक्यूशन में बाधा डाल रहा है तो उसकी गिरफ्तारी के जो हिरासत और उसको गिरफ्तार करने के लिए जो प्रोविजन दिया गया है तो ये सब ऑर्डर 21 सीपीसी के अंदर दिया गया है कि कैसे एग्जीक्यूट करना है। सर, ये भी समझाइए अपील का क्या कुछ प्रोसेस होता है, क्या कुछ प्रक्रिया होती है। जी, अपील सबसे पहले जो अपील का अधिकार है वो सेक्शन 96 सीपीसी के अंदर दिया गया है, जो फर्स्ट अपील के बारे में जिसमें बताया गया है कि कोई भी जो ओरिजिनल डिग्री है उसको जब फर्स्ट एपेलेट कोर्ट में जाता है तो उसको कैसे फाइल करना है। तो उसका प्रोसीजर दिया गया है ऑर्डर 41, जो ऑर्डर 41 सीपीसी के अंदर कि कैसे एक अपील का फॉर्मेट होगा, उसमें क्या कैसे एनेक्सर या डॉक्यूमेंट या पेपर बुक तैयार करने का कैसे तरीका है, तो उस तरीके से फाइल होती है। और फिर वो एपेलेट कोर्ट में, कई बार एपेलेट कोर्ट डिस्ट्रिक्ट जज भी होते हैं, कई बार हाई कोर्ट में भी फर्स्ट अपील जाती है और सुप्रीम कोर्ट में भी फर्स्ट अपील होती है कुछ केसों में। तो ऐसे उसके अंदर एक पूरा प्रोसीजर दिया गया है जिसके तहत कोई भी अपील फाइल की जाती है। दूसरा है सेकंड अपील। जब सेकंड अपील होती है वो सेक्शन 100 यानी कोई भी ऐसा सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ कोई अराइज होता है उस सेकंड अपील के लिए, तब वो एडमिसिबल है, यानी कि तब हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट उसमें देखते हैं, संज्ञान लेते हैं कि क्या सेक्शन 100 सीपीसी के तहत ये अपील दायर करने लायक है या नहीं है। तो ऐसे ही अपील 2 तरह से फाइल होती है।
सर, दो तरह से ये जो अपील है वो फाइल होती है, ये आपने बताया। सर, एक चीज और आपसे समझना चाहेंगे यहाँ पर, रिट ऑफ सरसी राय, ये हमने कई बार सुना है, लेकिन इसके बारे में विस्तार से जानकारी नहीं है और मुझे लगता है कि दर्शकों को भी बहुत ज्यादा जानकारी नहीं होगी। ये क्या होता है, इसको थोड़ा सा विस्तार से आपसे समझना चाहेंगे। जी, ये जो रिट है ये निचली अदालत या कोई ट्रिब्यूनल या एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी है, उनके फैसले की समीक्षा यानी कि रिव्यू करने के लिए, या उनको लगता है कोई फैसला सही रूप से नहीं पारित किया गया है तो उसके रद्द करने के लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये रिट फाइल कर सकते हैं। जैसे कोई भी फैसला अगर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को लगता है तो एक सुपरवाइजरी रिव्यू की तरह, यानी कि उनके पास जुरिडिक्शन है कि उनके ऊपर एक सुपरवाइजरी रिव्यू की जाए और ऐसी कोई भी मतलब जो निचली अदालत है या ट्रिब्यूनल है उसकी कार्रवाई की निगरानी और समीक्षा करने की अनुमति देता है। ये हमारा आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट में दायर कर सकते हैं रिट, और आर्टिकल 226 हाई कोर्ट में इस तरह की रिट दायर कर सकते हैं। या कोई भी ऑर्डर है पास किया, उसमें कोई त्रुटि है तो उसका त्रुटि का सुधार करने के लिए या उनका कोई क्षेत्र अधिकार है यानी उनकी ज्यूरिसडिक्शन है, ज्यूरिसडिक्शन के बाहर जाके अगर कोई निर्णय दे दिया है किसी भी कोर्ट ने तो उसको रद्द कर सकती है ये ऑनरेबल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इसके द्वारा। तो ये रिट एक ये सुनिश्चित करने का उपकरण है कि निचली अदालतें और एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज अपने कानूनी अधिकार के भीतर रहें और जो नेचुरल जस्टिस का जो सिद्धांत है, प्रिंसिपल है, उसका पालन करें। अभी आपने यहाँ पर रिव्यू का जिस तरीके से जिक्र किया तो आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि जजमेंट डिक्री और रिव्यू ऑफ डिक्री क्या होता है। जी, निर्णय जो सीपीसी की धारा 2 सब क्लोज 9 के अंदर दिया गया, सीपीसी की धारा के निर्णय एक डिक्री या आदेश के आधार पर न्यायाधीश द्वारा दिए गए बयान के रूप में परिभाषित करती है। डिक्री क्या होता है कि सीपीसी की धारा 2 सब क्लोज 2 डिक्री को एक निर्णय की औपचारिकता अभिव्यक्ति के रूप में परिभाषित करती है। जहां तक न्यायालय द्वारा इसे व्यक्त करने का संबंध है, सभी या किसी के संबंध में पार्टियों के अधिकारों को निर्णायक रूप से निर्धारित करती है। यानी कि जो डिक्री है वो निर्णायक रूप से यानी कि फाइनली उसका जो भी राइट्स हैं उसको डिसाइड करती है डिक्री। जी सर, एक चीज और समझना चाहेंगे इसके अलावा, इसको कंप्लीट करिए। रिव्यू ऑफ डिक्री, हाँ जी, रिव्यू ऑफ डिक्री है सीपीसी के जो ऑर्डर 47 है उसके अंदर रिव्यू का प्रोविजन दिया गया है, जिसमें कोई भी डिक्री है उसकी समीक्षा वही अदालत करेगी जिसने वो डिक्री पास की गई है, उसकी समीक्षा को नियंत्रित करता है। और सेक्शन 114 जो न्यायालय को डिक्री या निर्णय की समीक्षा करने की शक्ति प्रदान करता है। तो ये अलग अलग आधार हैं, जैसे कोई जो एविडेंस है उसका गलत तरीके से इंटरप्रेट किया है या कोई ऐसी त्रुटि की गई है जो एपरेंट एरर ऑन द फेस ऑफ इस टाइप से किया है जिसमें उसकी समीक्षा यानी कि उसका रिव्यू हो सकता है। जी सर, बहुत विस्तार से आपने आज तमाम चीजों को लेकर यहाँ पर जानकारी दी। कुछ और मेरे सवाल थे लेकिन किसी और दिन मैं आपसे जरूर चर्चा करूंगी। आज आपने हमारे दर्शकों को जितनी भी जानकारी दी है उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और लीगल हेल्पलाइन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।